भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जो बीते कई वर्षों से आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान के साथ, इसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान के साथ। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहां पर किसानों का रुझान जूट की तरफ घटता देखा जा रहा है। वजह यह है कि जूट की फसल में अब उन्हें आय कम होती है, इसीलिए किसान अब मक्के की फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में हैप्पी सीडर इस समस्या का समाधान बनकर सामने आया है और किसानों को काफी मदद कर रहा है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारत में सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में ही उगाई जाती है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही इसकी खेती करीब 5,15,000 हेक्टेयर पर हो रही है और देश भर का 3/4 जूट उत्पादन इसी राज्य से आ रहा है। पश्चिम बंगाल के तराई अंचल में जूट और चावल काफी लोकप्रिय फसल है। ज्यादातर सीमांत और छोटे किसान इनमें दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी ओर तराई क्षेत्र के किसान रबी के दौरान मक्का को पसंद करने लगे हैं और इसका असर जूट के रकबे पर पड़ रहा है। इसकी एक वजह बिचौलिए भी हैं, जिनका फाइबर के कारोबार पर कब्जा है और ये किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में रुकावट हैं। इसी को देखते हुए 2014-15 में उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय ने CIMMYT के सहयोग और ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च की वित्तीय सहायता से एक परियोजना शुरू की। इसका नाम पूर्वी गंगा मैदानों में सतत और अनुकूल कृषि प्रणाली गहनता रखा गया। इसके अंतर्गत 2017-18 में CA जूट के लिए प्रोटोकॉल का मानकीकरण किया गया और किसानों के खेतों में इस प्रोटोकॉल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। राज्य के कृषि विभाग और कृषि पर काम करने वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठन सतमाइल सतीश क्लब एंड पथकर ने इसमें सक्रिय सहयोग दिया। शून्य जुताई के लिए हैप्पी सीडर बेहतरीन मशीन है। कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं काटने के बाद बिना जुताई के अगली फसल बोई जा सकती है, लेकिन हैप्पी सीडर के उपयोग के लिए किसानों को तैयार करना आसान नहीं था। बाद में जब प्रदर्शन कामयाब हुए तो लोगों की धारणा भी बदल गई। बीते साल अकेले कूच बिहार जिले में ही 25 किसानों की 10 एकड़ जमीन पर प्रदर्शन किया गया। प्रौद्योगिकी से पता चला कि प्रति एकड़ खेती की लागत 20,250 रुपए तक सीमित की जा सकती है, जो प्रचलित विधि से 5,280 रुपए कम थी। जूट में हैप्पी सीडर का उपयोग करके न सिर्फ किसानों को पहले से ज्यादा आमदनी मिलने लगी, बल्कि पर्यावरण का नुकसान होने से भी बच गया, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से धान या गेहूं काटने के बाद खेतों में ठूंठ खड़े रह जाते हैं। अगली फसल समय पर बोने के लिए किसान अक्सर उनमें आग लगा देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हैप्पी सीडर खड़ी पराली में बिना जुताई के सीधे बिजाई करने में सक्षम है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जूट किसानों ने प्रदर्शन की जगहों का दौरा किया। आज बहुत से किसान फिर से जूट की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से हैप्पी सीडर जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी के साथ ही बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि मौसम के अनुसार, महीने के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। तो देखते हैं क्या है इस माह के कृषि कैलेंडर में। इस माह उत्तरी भारत में किसान गन्ने की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि बीजू टुकड़ों का रोग रहित होना आवश्यक है। पेड़ी का बीज लेने पर रोग की संभावना बढ़ जाती है। बीजू टुकड़ों को कवक से बचाने के लिए उपयुक्त कवकनाशी से उपचारित करें। इसके लिए रसायन बाविस्टीन के घोल में टुकड़ों को 15 मिनट के लिए डुबो दें। इससे दोनों कटे सिरे निर्जमीकृत हो जाता है। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान राही बाई सोमा पुपेरे से, जिन्हें बीज माता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। किस तरीके से अन्य महिलाओं के लिए वो उदाहरण साबित हो रही हैं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, आइए जानते हैं। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिल रहा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वो संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वो अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों में 32 फसलों की खेती हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब उन्होंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब उनके घर वाले उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से वो खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। वो आगे कहती हैं कि 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। पिछले साल बीबीसी ने राहीबाई को दुनिया भर में प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। राहीबाई पीटीआई से कहती हैं कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा मेला ग्राउंड में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जहां किसानों तक कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां पहुंचाई गईं। इस मेले में समन्वित कृषि मॉडल भी मौजूद था, जिसे लेकर किसान काफी उत्साहित दिखे और विशेषज्ञों ने भी इसके फायदे गिनाए। किसान इस मॉडल को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मॉडल की विशेषता के बारे में। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं, तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। इसी सुविधा को बनाए रखने के लिए किसानों की हितैषी सरकार ने 10,000 FPO की सौगात दी थी, जिसका वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि 10,000 FPO बनने वाला परिवार खेती किसानी को तो आगे बढ़ाएगा ही, व्यावसायिक रूप के साथ साथ देश में सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत जो कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, वो नए भारत, ये सक्सेसफुल FPO की स्टोरी से नया भारत हमारी नए कृषि इतिहास को लिखेगा, ऐसी मेरी पक्की श्रद्धा है। क्योंकि आज ही जो हमारे किसानों की समस्या है, जैसे हमारे फिगर्स बता रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सो अभी उत्पादकता हमारी समस्या नहीं है, हमारी जोत कम होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन तो रिकॉर्ड उत्पादन की ओर जा रहा है। और अभी हमारा समस्या है मार्केटिंग का, और थोड़ा बहुत है वो उसमें अपने इनपुट्स वगैरह में और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में थोड़ी रुकावटें हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भी लागू हो गया है। तो इनके साथ साथ ये जब किसान इकट्ठा होके खेती करने का मंसूबा बना लेंगे, मैं मानता हूँ कि ये इसमें असली सक्सेस का रहस्य बनेगा। किसान समूहों के रूप में संगठित होकर बड़ी ताकत बनेंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में बदलाव होना लाजमी है। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही FPO के संबंध में जानकारी भी साझा की, जिसके तहत लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को FPO से जोड़ने से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उनकी आर्थिक क्षमता एवं बाजार संपर्क बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और आज लगभग 2250 हमारे FPO का रोड मैप हमने तैयार किया, भविष्य के अंदर हम बनाने वाले हैं इस जो इनको दे दी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ये FPO प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ये जो लक्ष्य ले रखा है कि 2022 तक किसानों की इनकम हमें डबल करना है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर 10,000 FPO जो जब हमारे ग्राउंड पर उतर जाएंगे और सभी FPO संचालित होंगे,
उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि दुगना ही नहीं, हम कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और जो किसान के लिए जो हम कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी को फायदे पसंद करते थे, वो आज इसका उल्टा हो गया, नौकरी की ओर भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अवसर आ चुका है कि हम किसानों को एक व्यापारी किस तरह से बना सकते हैं। एफपीओ को लेके बहुत उत्साहित हैं। इस समारोह में नए एफपीओ के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा इस संबोधन में, आइए जानते हैं। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। जब प्राइवेट सेक्टर की ये भागीदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। साथियों, देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कृषि के क्षेत्र को रफ्तार मिले, विकास की राह से जुड़े, ऐसे में बहुत जरूरी है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, और यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी।
पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसलों को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। आज का दौर इंटरनेट का दौर है और हमारे किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी तमाम अलग अलग ऐप्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान कृषि से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज किस मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ई-नैम मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों का नेटवर्क प्रदान करता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच के साथ साथ उनके स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना है। ई-नैम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-नैम पर व्यापार से संबंधित जानकारी देखने के साथ जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप में व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। खेती किसानी में मौसम की हाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं मौसम का हाल। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पंजाब में भी शनिवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली में रविवार को इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रविवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शनिवार को कुछ जगह बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी शनिवार को बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। रविवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। और आइए अब देख लेते हैं देश की अलग अलग मंडियों में क्या है जिन्सों के भाव। देखते हैं मंडी भाव में। राजस्थान की बीकानेर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,762 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं गंगापुर सिटी मंडी में इसके सौदे 1,559 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। लालसोट मंडी में गेहूं का भाव 1,570 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं धोराजी मंडी में इसके सौदे 1,690 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,690 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बंदायूं मंडी में इसके सौदे 1,735 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,690 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मुरादाबाद में इसका भाव 1,730 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब समय हो गया है ट्विटर प्लेट का, जिसमें हम आपको कृषि संबंधी ट्वीट्स दिखाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। यहाँ लेंगे आपसे विदा। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, आप उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।